Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. नमस्कार. आज हम रोनाल्ड डवर्किन की एक बहुत ही अहम किताब है 1986 की लॉज एम्पायर यानी कानून का साम्राज्य, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जी। ये पिछली सदी की कानूनी दर्शन में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बहस वाली किताबों में से एक रही है. बिल्कुल, बहुत प्रभावशाली. हाँ, तो हमारे पास कुछ रिव्यूज हैं, एनालिसिस हैं इसके, और इरादा यही है कि डवर्किन के जो मुख्य विचार हैं उनको जरा खोलकर समझें, खासकर उनका वो बड़ा सवाल कि भाई कानून आखिर है क्या चीज. हाँ, और डवर्किन का जवाब उस वक्त के हिसाब से काफी अलग था. वो सीधे सीधी उस सोच को चुनौती दे रहे थे जिसे लीगल पॉजिटिविज्म कहते हैं. हाँ, पॉजिटिविज्म मतलब ये कि कानून बस वो है जो अथॉरिटी ने नियम बना दिए. एग्जैक्टली, कि नियम बन गए, बस वो कानून है, नैतिकता से उसका कोई लेना देना जरूरी नहीं. डवर्किन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है. कानून सिर्फ नियमों का एक ढांचा भर नहीं है. अच्छा, तो फिर क्या है? अगर सिर्फ नियम नहीं तो क्या या ना, लेकिन सिद्धांत थोड़े अलग होते हैं. वो गाइड करते हैं कि नियमों को समझना कैसे है, उनको एक नैतिक बेस देते हैं. अच्छा. जैसे एक आम सिद्धांत है कि किसी को अपनी ही गलती का फायदा नहीं मिलना चाहिए. अब ये कोई लिखा हुआ नियम शायद ना हो हर जगह, पर ये सोच कई कानूनों की व्याख्या में काम आती है. एचएलए हार्ट जैसे पॉजिटिविस्ट नियमों पे ज्यादा जोर देते थे. डवर्किन ने कहा नहीं, ये सिद्धांत कानून का ही हिस्सा है. और यहीं से उनका वो सबसे मशहूर आइडिया आता है, लॉ एज इंटेग्रिटी या कानून सत्यनिष्ठा के रूप में, है ना? बिल्कुल, ये उनका सेंट्रल आइडिया है. तो इसका मतलब क्या हुआ फिर प्रैक्टिकल लेवल पे? इसका मतलब ये है कि जब जज कोई फैसला करते हैं तो उन्हें कानून को सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं मानना चाहिए. उन्हें उसे उस समाज के जो नैतिक और राजनीतिक सिद्धांत हैं उनकी सबसे अच्छी रोशनी में देखना और पेश करना चाहिए. सबसे अच्छी रोशनी में? हाँ, मतलब कोशिश ये होनी चाहिए कि कानून एक कोहेरेंट, एक नैतिक कहानी की तरह लगे जो वक्त के साथ उस समाज के मूल्यों को दर्शाती हुई विकसित हुई है. आसान काम नहीं है ये. और इसको समझाने के लिए उन्होंने वो चेन नॉवेल वाली मिसाल दी थी, है ना? वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. हाँ, वो काफी फेमस है. वो कहते हैं जज ऐसे हैं जैसे एक चेन नॉवेल लिख रहे हों. मतलब एक नॉवेल जिसे कई लोग मिलकर लिखते हैं, एक के बाद एक चैप्टर जोड़ते हुए. अच्छा. तो हर जज को एक नया चैप्टर यानी फैसला लिखना है, पर शर्त यह है कि ये नया चैप्टर पिछले चैप्टर्स यानी पुराने फैसले, कानून से जुड़ा हुआ हो, उनसे मेल खाता हो, और साथ ही पूरी कहानी को मतलब पूरी कानूनी व्यवस्था को नैतिक रूप से और बेहतर बनाए. तो अतीत का सम्मान भी करना है और भविष्य को दिशा भी देनी है. एक बैलेंस बनाना है. तो जज सिर्फ कानून लागू नहीं कर रहे, वो एक तरह से उसे बना भी रहे हैं, इंटरप्रेट करते हुए. एक तरह से हाँ, लेकिन ये पूरी तरह खुली छूट नहीं है. डवर्किन इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन, मतलब रचनात्मक व्याख्या. रचनात्मक व्याख्या. हाँ, जज पिछले फैसलों और सिद्धांतों से बंधे हैं, उन्हें मनमानी करने की इजाजत नहीं है, लेकिन मौजूदा केस में उन सिद्धांतों को सबसे सही, सबसे नैतिक तरीके से कैसे लागू किया जाए, ये रास्ता उन्हें खोजना होता है. और इसी मुश्किल काम के लिए उन्होंने वो एक सुपर जज की कल्पना की, हरक्यूलिस. सही कहा, हरक्यूलिस. एक काल्पनिक जज जिसके पास असीमित ज्ञान है, असीमित समय है. वो पूरा कानूनी इतिहास जानता है, सारे सिद्धांत, सारे तथ्य, और वो हर केस में वो एक सही जवाब ढूंढ सकता है जो कानून को सबसे कोहेरेंट और नैतिक दिखाता हो. पर ये तो आइडियल हुआ ना. असल में तो कोई जज हरक्यूलिस नहीं हो सकता. नहीं, बिल्कुल नहीं. वो खुद मानते थे ये. हरक्यूलिस असल में एक मॉडल है, एक आदर्श है. अच्छा, तो फिर उसका पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि वो दिखाता है कि कानून सत्यनिष्ठा के रूप में वाली सोच जजों को गाइड कैसे कर सकती है, कि उन्हें सोचना किस तरह चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, भले ही वो उस परफेक्ट जवाब तक कभी ना पहुंच पाए. लक्ष्य ये है कि व्याख्या हमेशा न्याय और नैतिकता की तरफ झुकी हो. ठीक है. और डवर्किन का एक और बड़ा आइडिया था राइट्स को लेकर, कि अधिकार जो हैं वो ट्रम्प्स की तरह हैं. इसका क्या मतलब था? हाँ, ये भी बहुत अहम है. ट्रम्प्स मतलब ताश के खेल का तुरुप का पत्ता. हाँ. डवर्किन का मानना था कि जो बुनियादी व्यक्तिगत अधिकार हैं वो नैतिक रूप से बहुत मजबूत दावे हैं.
वो ज्यादातर दूसरी चीजों पर, जैसे कि बहुमत क्या चाहता है या समाज का कुल मिलाकर क्या फायदा है, जिसे यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं, उन पर भारी पड़ते हैं। मतलब आप किसी का फंडामेंटल राइट सिर्फ इसलिए नहीं छीन सकते कि उससे मेजॉरिटी को फायदा हो। बिल्कुल। अधिकारों की अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट नैतिक वजन होता है, वो सिर्फ सुविधा का मामला नहीं है। हाँ, जाहिर है किताब बहुत गहरी है, तर्क बहुत साफ है, लेकिन इतने बड़े विचार की आलोचना भी तो हुई होगी। अरे बिल्कुल हुई, और काफी जोरदार आलोचना हुई। क्या मुख्य पॉइंट्स थे आलोचकों के? देखिए, एक बड़ी आलोचना तो यही है कि ये लॉ एज इंटेग्रिटी का सिद्धांत सुनने में अच्छा है, पर बहुत ज्यादा आदर्शवादी है, अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक कैसे? खासकर आज के जैसे जटिल समाज है, जहाँ इतने अलग अलग नैतिक विचार हैं, वहाँ ये तय करना ही मुश्किल है कि सबसे अच्छी नैतिक रोशनी आखिर है क्या, किसकी नैतिकता। हाँ, ये तो है। फिर वो हर्क्यूलीज वाला मॉडल भी अवास्तविक माना गया। असली जजों के पास न इतना समय होता है, न इतनी जानकारी, और कुछ लोगों को, खासकर पॉजिटिविस्ट्स को, ये डर था कि अगर कानून में नैतिकता को इतना मिला देंगे तो कानूनी निश्चितता, लीगल सर्टेनिटी, कम हो जाएगी। मतलब फैसले ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं रहेंगे। हाँ, और ये भी कि जज कहीं अपनी पर्सनल नैतिकता कानून पर थोपने न लगें। जोसेफ राज जैसे विचारकों ने इस पर काफी लिखा है। तो फिर इन सब बातों के बाद हम ड्वोकिन की इस किताब को, कानून का साम्राज्य को, कहाँ रखते हैं? क्या निचोड़ निकालें? देखिए, आलोचनाओं के बाद भी ये मानना पड़ेगा कि ये किताब कानूनी सोच में एक मील का पत्थर है। इसने बहस का एजेंडा सेट किया। इसने मजबूर किया कि हम कानून को सिर्फ नियमों के एक बंद सिस्टम की तरह ना देखें, बल्कि एक जीवित नैतिक प्रक्रिया की तरह। बिल्कुल, जिसमें व्याख्या, सिद्धांत, नैतिकता, इन सब की एक सेंट्रल भूमिका है। ड्वोकिन ने हमें कानून के बारे में सोचने का एक नया नजरिया दिया। और दिलचस्प बात यह भी है, जैसा हमारे सोर्सेज में भी आता है, कि उनके बड़े से बड़े आलोचक भी मानते हैं कि ड्वोकिन का असर बहुत गहरा रहा है। वो कानूनी दर्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। सही कहा। ये किताब आज भी हमें उकसाती है कि हम जजों की भूमिका पर, न्याय क्या है इस पर, और कानून की नैतिक जिम्मेदारियों पर गहराई से सोचें। ये एक तरह का इन्विटेशन है कानून को सिर्फ ये नहीं कि क्या है, बल्कि ये भी कि क्या होना चाहिए, इस नजर से देखने का। बिल्कुल। तो चलिए आज की बात यहीं खत्म करते हैं, पर जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर कानून वाकई एक नैतिक व्याख्या का मामला है, जैसा डॉकिन कहते हैं, तो फिर उन समाजों में जहां नैतिक मूल्यों पर ही बहुत गहरे मतभेद हों, वहां किसी कानून की सर्वोत्तम नैतिक व्याख्या कैसे तय की जा सकती है? ये सवाल शायद आज और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ लॉ टॉक हब। नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।